बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेल्स टैक्स की लायबिलिटी से पर्टेनिंग, सेल्स टैक्स की कंपटीशन से पर्टेनिंग आईकेएप के एक पास पेपर का क्वेश्चन कवर देखना है। हमारे पास विंटर 2019 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है और 19 मार्क की वेटेज है सवाल की। सहूलत लिमिटेड के नाम से हमारे पास एक टैक्स पेयर, एक सप्लाई चेन मेंबर है जिसकी हमें सेल्स टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। अच्छा, अब ये विंटर 2019 के अटेम्प्ट का जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली विंटर 2019 सीफेप 5 की पहली अटेम्प्ट थी जो कि ओपन बुक एग्जाम के साथ कंडक्ट हुई थी। तो सीफेप 5 में जो पहली अटेम्प्ट विंटर 2019 की थी उसमें ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम के तौर पे कंडक्ट हुआ था। अब हमने एक सेल्स टैक्स का रीजनेबल एरिया कवर कर लिया, एक रीजनेबल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एक रीजनेबल नंबर ऑफ प्रैक्टिस कवर कर लिए। तो अब आगे से जितने भी सवाल होंगे, पहले तो एडवाइस ये होगी, पहले तो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इन सवालों को खुद से अच्छी तरह से रीड करें और खुद से इस सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, टैक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, इनकम टैक्स का एरिया हो, सेल्स टैक्स का एरिया हो, आपने अपने ट्यूटर के साथ रीजनेबल कॉन्सेप्ट, रीजनेबल प्रैक्टिस कवर करने के बाद जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, पहले उनको खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली पास पेपर के सवालों का वीडियो सोल्यूशन देख लेते हैं तो ऐसा उसकी कोई यूटिलिटी, ऐसा उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। तो पहले आपने इस वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट, इस सवाल को रीड करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। आधे पौने घंटे का टाइम इस सवाल के ऊपर खुद से लगाएं, खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आपने इसके सोल्यूशन को रेफर करना है। तो हम रीड करते हैं। पूरा सवाल मैं एक साथ रीड नहीं करूंगा, इस अजम्पशन पे कि आप लोग ऑलरेडी से एक दफा रीड कर चुके हैं। मैं लाइन बाय लाइन आइटम इस सवाल की एडजस्टमेंट को रीड करता जाऊंगा और अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करता जाऊंगा। पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें कहता है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल और रिफंडेबल टू एसएल सहूलत लिमिटेड एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द टैक्स पीरियड August 2024. Also compute withholding tax wherever applicable. Show all relevant exemption, exclusions and disallowances. तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और रूल्स के तहत हमें यहाँ पे सेल्स टैक्स लायबिलिटी या सेल्स टैक्स रिफंडेबल का नंबर कैलकुलेट करना है। अगर इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड है तो ये भी कैलकुलेट करेंगे। और टैक्स पीरियड है हमारा अगस्त 2024। जहां जहां विदहोल्डिंग रेलिवेंट होगी वहां पर हम विदहोल्डिंग टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे और जितनी भी एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन और डिसअलाउंसेस होंगी इनको हम प्रेजेंट करेंगे। कहता ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वेयर एप्लीकेबल। अब चलते हैं सवाल की इंफॉर्मेशन की तरफ। कहता है, सहूलत लिमिटेड is an unlisted company engaged in various business across Pakistan. SL is registered as a manufacturer cum commercial importer and service provider with the federal and provincial tax authorities. Besides carrying on various trading activities, company is primarily engaged in the business of manufacturing and supply of household electric and gas appliances covered under the third schedule of the Sales Tax Act 1990. The following data has been extracted from the SL record for the month of August 2024. तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपनी सहूलत लिमिटेड के नाम से, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, वेरियस बिजनेस में ये एंगेज्ड है। ये मैन्युफैक्चरर कम कमर्शियल इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर कम कमर्शियल इंपोर्टर के तौर पे एफबीआर से और सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे प्रोविंशियल सेल्स अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड है और अप्रूव्ड रजिस्टर्ड है। कह रहा है कि वेरियस ट्रेडिंग बिजनेसेस के अलावा कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस की, जो कि एक थर्ड शेड्यूल आइटम है और हमें अगस्त 2024 के मंथ का डेटा दिया हुआ है। वन बाय वन एडजस्टमेंट को रीड करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने सोल्यूशन में प्लॉट करते जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है कि हम इनपुट टैक्स भी साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे, आउटपुट टैक्स भी साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर कोई अपोर्शमेंट वगैरह होंगी तो उसकी वर्किंग भी देखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो है हमारे पास इनपुट टैक्स एडमिसिबल, रिफंडेबल, इनएडमिसिबल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, raw material of 3.65 million were purchased from an unregistered EOP for the manufacturing of gas appliance. Raw material of rupees 3.65 million were purchased from an unregistered EOP for the manufacturing of gas appliance. सर हमने अनरजिस्टर्ड EOP से रॉ मटेरियल खरीदा है, तो अनरजिस्टर्ड EOP ने हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, और सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं किया होगा तो इनपुट टैक्स तो बनेगा नहीं। लेकिन क्योंकि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय किया तो यहाँ पर हम विदहोल्डिंग जरूर करेंगे। यहाँ पर हम 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई की विदहोल्डिंग कर रहे होंगे। तो हमारे पास इनपुट टैक्स की वर्किंग में आ जाएगा रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर गैस अप्लायंसेस। हमने गैस अप्लायंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, अनरजिस्टर्ड पर्सन खरीदा। कितना? 3650,000, 3650,000। क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो उसने हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा, सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं किया होगा तो इनपुट टैक्स नहीं आएगा। और यहाँ पर विदहोल्डिंग होगी, विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स एट 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई।
5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू सप्लाई यहाँ पर हम विदहोल्डिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में कहता है packing material of rupees 2.35 million were purchased from registered distributor for the packing of electric appliance. The distributor did not file its return under section 26 by the due date for June 2024 and July 2024. हमने 23,50,000 का पैकिंग मटेरियल खरीदा है और 23,50,000 का पैकिंग मटेरियल एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की पैकिंग के लिए। अच्छा, ये जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इसने सेल्स टैक्स का जून 24 और जुलाई 24 का रिटर्न फाइल नहीं किया। इसने सेल्स टैक्स का जून 24 और जुलाई 24 का रिटर्न फाइल नहीं किया। हमने सेल्स टैक्स लॉ में एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन देखी थी। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब था एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसके अंदर 4 में से कोई एक बुराई ना आ रही हो, और उन 4 बुराई में से एक बुराई ये थी कि जिसने कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ना किए हो, जिसने कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ना किए हो। अब चूंकि ये रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर तो है, लेकिन इसने कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के बाहर आ गया होगा, ये एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा होगा। अब चूंकि ये एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट भी क्लेम नहीं हो सकेगी और यहाँ पर भी हम विदहोल्डिंग कर रहे होंगे, यहाँ पर भी हम विदहोल्डिंग कर रहे होंगे। को याद होगा कि जब हमने विदहोल्डिंग के प्रोविजंस कवर किए थे, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में भी और रजिस्टर्ड पर्सन नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के केस में भी हम 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू सप्लाई की विदहोल्डिंग करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड बट नॉट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन बट नॉन एक्टिव, कितना 23,50,000, 23,50,000। अब चूंकि नॉन एक्टिव है तो इन्होंने भी हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा, तो इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल ऑन परचेज फ्रॉम नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। एक तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे हमें इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा क्योंकि नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से जो परचेजेस किए इसके अगेंस्ट हमें इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर हम विदहोल्डिंग करेंगे, कितनी विदहोल्डिंग करेंगे? 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई की हम यहाँ पे विदहोल्डिंग कर रहे होंगे। फिर हमारे पास है 1700 लीटर ऑफ पेंट्स कवर्ड अंडर द थर्ड शेड्यूल were imported from Belgium without retail packing for rupees 8,92,500. SL paid custom duty at the rate of 20% at the time of import. SL paid custom duty at the rate of 20% of the import. अब देखें, इन्होंने कहा है हमने 1700 लीटर पेंट इंपोर्ट किया जो कि एक थर्ड शेड्यूल आइटम है, लेकिन विदाउट रिटेल पैकिंग। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि रिटेल पैकिंग में है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि थर्ड शेड्यूल आइटम है, लेकिन स्टिल हम एग्जामिनर पे भरोसा नहीं करेंगे, हम पेंट सर्च करते हैं। अगर आप पेंट सर्च करोगे तो एक तो आपके पास पेंट आएगा टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड के सेक्शन में, और दूसरा आपके पास पेंट सर्च होगा थर्ड शेड्यूल आइटम। ये हमारे पास थर्ड शेड्यूल ओपन हुआ है। थर्ड शेड्यूल की एंट्री नंबर 41 आ रही है, लेकिन इस एंट्री को रीड करें। पेंट, डिस्टेम्बर्स, इनेबल्स, पिगमेंट्स, कलर्स, वार्निशेस, गम्स, राइजेंस, डाइज, ग्लेज, थिनर्स, ब्लैक सेलुलोस, lacquers and polishes sold in retail packing। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड शेड्यूल आइटम में हमारे पास नंबर ऑफ गुड्स आ रहे हैं। कुछ गुड्स का नाम लिखा है और कुछ गुड्स के आगे लिखा है इन रिटेल पैकिंग। जैसे यहाँ पर था पेंट इन रिटेल पैकिंग, इसी तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल इन रिटेल पैकिंग। तो कुछ चीजों के सिर्फ नाम लिखे और कुछ चीजों के आगे लिखा हुआ इन रिटेल पैकिंग। इसका मतलब क्या है? थर्ड शेड्यूल आइटम में जिन चीजों के नाम लिखे हैं विदाउट मेंशनिंग इन रिटेल पैकिंग, तो वो चीजें तो हमेशा ही थर्ड शेड्यूल आइटम होगी, और जिन चीजों के नाम के आगे लिखा है इन रिटेल पैकिंग, अगर वो रिटेल पैकिंग में है तो वो थर्ड शेड्यूल आइटम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ गुड्स आ रहे हैं। इनमें से कुछ गुड्स के आगे लिखा है इन रिटेल पैकिंग और कुछ गुड्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा। तो जिन गुड्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा ना, चाहे वो रिटेल पैकिंग में हो चाहे वो रिटेल पैकिंग में ना हो, वो हमेशा ही थर्ड शेड्यूल आइटम होंगे। लेकिन जिन चीजों के आगे लिखा है रिटेल पैकिंग, वो उस वक्त थर्ड शेड्यूल आइटम होंगे अगर वो रिटेल पैकिंग में। अगर उसकी बल्क क्वांटिटी या विदाउट रिटेल पैकिंग सेल परचेज हो रही है तो फिर वो थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया था कि भाई 1700 लीटर पेंट है जो कि थर्ड शेड्यूल आइटम है, लेकिन जब आप थर्ड शेड्यूल में जाकर देखते हैं तो पेंट उस वक्त थर्ड शेड्यूल आइटम है जब वो रिटेल पैकिंग में हो। अगर वो रिटेल पैकिंग में नहीं है तो वो थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं होगा। तो कहता है 1700 लीटर्स ऑफ पेंट वर इंपोर्टेड विदाउट रिटेल पैकिंग और हमने इस पे 20% की कस्टम ड्यूटी दी है।
अब यहां देखें, इंपोर्ट ऑफ पेंट, इंपोर्ट ऑफ पेंट विदाउट रिटेल पैकिंग 892 500, 892 500। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि नॉट अ थर्ड शेड्यूल आइटम एज नॉट इन रिटेल पैकिंग। क्योंकि ये रिटेल पैकिंग में नहीं है तो ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है। अब चूंकि थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है और हमने इसके इंपोर्ट किए, चूंकि थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है इसके इंपोर्ट किए, तो इसके इंपोर्ट के ऊपर हम 18+3%, 18+3% का वैल्यू एडिशन टैक्स दे रहे होंगे। 18+3% का वैल्यू एडिशन टैक्स दे रहे होंगे, यानी कि 21% का टैक्स। देखिए, अगर आप वैल्यू एडिशन टैक्स वाले रेलेवेंट शेड्यूल के अंदर 12 शेड्यूल, तो 12 शेड्यूल के एक्सेप्शन में थर्ड शेड्यूल आइटम था कि अगर थर्ड शेड्यूल आइटम जिसके ऊपर रिटेल प्राइस पर हमने सेल्स टैक्स पे किया, ये वैल्यू एडिशन टैक्स के एक्सेप्शन में था। हमने तो यहाँ पे जो पेंट इंपोर्ट किया वो रिटेल पैकिंग में नहीं है, क्योंकि वो रिटेल पैकिंग में नहीं है तो वो थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है। क्योंकि वो थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है तो इसके इंपोर्ट के ऊपर 18% और 3% का वैल्यूएशन टैक्स भी चार्ज होगा। तो ये भी लिख देता हूं, सब्जेक्ट टू वैल्यू एडिशन टैक्स एट 3% एट इंपोर्ट स्टेज एज नॉट अ थर्ड शेड्यूल आइटम। चूंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है तो इसके इंपोर्ट के ऊपर हम 3% का वैल्यू एडिशन टैक्स भी पे करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 892 500 इंटू 21%। फिर हमारे पास आगे कहता है, अच्छा इन्होंने कस्टम ड्यूटी के बारे में आई डोंट नो क्यों बताया। 800 liters of paint were sold to a dealer at a special discounted price of 565 per liter. The discount was duly shown on invoice. 600 liters were sold to the wholesaler at a price of 575 per liter, and 300 liters to a company in EPZ at a retail price of 625 per liter. देखो, 800 लीटर पेंट डीलर को सप्लाई हुआ है 565 पर लीटर, 600 लीटर पेंट होलसेलर को सप्लाई हुआ है 575 पर लीटर, और 300 लीटर पेंट ईपीसी को सप्लाई हुआ है 625 रुपए पर लीटर, और ये 625 रुपए पर लीटर रिटेल प्राइस है। अगेन ये नहीं बताया कि हमने इसको रिटेल प्राइस, हमने इसकी रिटेल पैकिंग करके सेल किया या एज इट इज सेल कर दिया। हमने इस पेंट को रिटेल पैकिंग में पैक करके सेल किया, एज इट इज सेल किया है, कोई बात नहीं बताई। तो मैं समझ रहा हूँ इन्होंने एज इट इज सेल कर दिया। इन्होंने बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट किया और एज इट इज 800 लीटर डीलर को दे दिया, 600 लीटर होलसेलर को दे दिया, 300 लीटर ईपीसी को दे दिया। तो अगेन जो हम सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हैं वो भी रिटेल पैकिंग में नहीं है, और चूंकि सब्सिक्वेंट सेल भी रिटेल पैकिंग में नहीं है तो ये नॉर्मल सप्लाई है, ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं होगा। हम यहां देखें, 800 लीटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, 800 liters of paint टू डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ये रिटेल पैकिंग में नहीं है, क्योंकि ये रिटेल पैकिंग में नहीं है तो ये थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है। और चूंकि अभी थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन है, और अज्यूमिंग ये डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस नॉर्म्स के तहत दिया होगा तो 565 पर लीटर, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 565, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 565, इस पे हमने 18% सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा, इस पे हमने 18% सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा। फिर हमने 600 लीटर होलसेलर को सप्लाई किया 575 की प्राइस पे, तो 600 लीटर्स ऑफ पेंट टू होलसेलर्स किस प्राइस पे, 575, तो 600 इंटू 575, और फिर हमने 300 सप्लाई किया ईपीसी को, 300 लीटर्स ऑफ पेंट टू ईपीजी, कितने का सप्लाई किया, 300 मल्टीप्लाई बाय 625, इनको हमने रिटेल प्राइस का सप्लाई किया जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 625। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ईपीसी को किस पर्पस के लिए सप्लाई किया ये मेंशन नहीं है, यहाँ पे हमने ईपीसी को किस पर्पस के लिए सप्लाई किया ये मेंशन नहीं है। अगर हम सेल्स टैक्स लॉ के 5th शेड्यूल में आए, अगर हम सेल्स टैक्स लॉ के 5th शेड्यूल में आए तो एंट्री नंबर 5 में आ रहा है, 5th शेड्यूल की एंट्री नंबर 5, द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन ईपीसी। अगर आप ईपीसी को कोई रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स या कोई भी चीज फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई कर रहे हो तो ये जीरो रेट सप्लाईज है। तो यहाँ पे अगर हम पेंट बल्क क्वांटिटी में ईपीसी को सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एज अ रॉ मटेरियल ही परचेज कर रहा है। 300 लीटर अपनी कंजम्पशन के लिए तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा है। चलिए, ये असम्पशन तो अजीब सी बात है, लेकिन अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं, ये रॉ मटेरियल के तौर पे परचेज कर रहा है।
तो ये जीरो रेटेड होगा, ये जीरो रेटेड होगा। लिख देता हूं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल स्लैश गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर टू ईपीजी इज जीरो रेटेड अंडर फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के तहत ये हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज होगी। देखें, चूंकि पेंट के अगेंस्ट हमने पेंट इंपोर्ट किया, और इसकी तीन तरह की सप्लाईज की। पहली सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई, और तीसरी सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई। उसका मतलब है यहाँ पे अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो गया। एनीवे, सवाल पे आते हैं। 5 किलोग्राम ऑफ अनवर्क सिल्वर imported from Dubai at rupees 486,000. This silver was sold in the same condition as was when imported to a local bullion dealer at 558,000. तो सिल्वर को पहले तो मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर हम सिल्वर को सेल्स टैक्स लॉ में सर्च करें तो सिल्वर हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ के 12 शेड्यूल में आ रहा है। सिल्वर हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ के 12 शेड्यूल में आ रहा है। ये सिल्वर इन अनवर्क कंडीशन, यानी कि सिल्वर इन अनवर्क कंडीशन अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इस पर 3% का वैल्यूडेशन टैक्स नहीं लगेगा। ये वैल्यूडेशन टैक्स की एक्सेप्शन में आ रहा है। और अगर हम सर्च करें, ठीक है, तो सिल्वर सिर्फ एक 12 शेड्यूल के एक्सेप्शन में आ रहा है कि इसकी इंपोर्ट पे 3% का वैल्यूडेशन टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे पास सवाल में हमें क्या कह रहा था कि हमने इंपोर्ट किया सिल्वर इन अनवर्क कंडीशन। तो हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सिल्वर इन अनवर्क कंडीशन कितने का इंपोर्ट किया? 486,000। इस पे 18% सेल्स टैक्स आ जाएगा। लिख देता हूं, नॉट सब्जेक्ट टू वैल्यू एडिशन टैक्स एट 3% एट इंपोर्ट स्टेज। इंपोर्ट स्टेज पे 3% वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसकी एग्जम्पशन अवेलेबल है। और फिर हमने द सिल्वर वाज सोल्ड as was it was when imported to a local bullion dealer. तो imported silver to dealer, डीलर को हमने इंपोर्टेड सिल्वर सेल कर दिया। कितने का सेल किया? 558। तो अपनी सप्लाई पे तो हम 18% सेल्स टैक्स ही चार्ज करेंगे। अपनी सप्लाई पे तो हम 18% सेल्स टैक्स ही चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है, preservatives of 690 were purchased from a cottage industry for onward sale to the food producer of fruit juices. तो हमने प्रिजर्वेटिव परचेज किए कॉटेज इंडस्ट्री से। प्रिजर्वेटिव फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री कितने के परचेज किए? ये हमने परचेज किए 6,90,000 के। कॉटेज इंडस्ट्री की सप्लाईज एग्जेम्प्ट होती है। तो सप्लाई बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट अंडर टेबल 2 ऑफ 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल की टेबल 2 के तहत कॉटेज इंडस्ट्री की जो सप्लाईज है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ना यहाँ पे सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है, ना यहाँ पे इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, ना यहाँ पे कोई विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशन आएगी। फिर पॉइंट नंबर 6, टाइल्स measuring 625,000 square meter were purchased in March 2023 from a local manufacturer at rupees 6,65,000. These tiles were sold to unregistered contractor at a wholesale price of 1,264 per square meter for use in construction project. The tiles are normally sold in retail market for rupees 1,364 per square meter. टाइल मुझे याद आ रहा है कि एक थर्ड शेड्यूल आइटम है। एनीवे सर्च कर लेता हूं पहले तो ये हमारे पास थर्ड शेड्यूल आइटम की एंट्री नंबर 48 आ गया। तो टाइल एक थर्ड शेड्यूल आइटम है। अब हमने परचेज किया था मार्च में, कोई पिछले साल, हम अभी सप्लाई कर रहे हैं कितना? 625 स्क्वायर मीटर। तो टाइल्स 625 स्क्वायर मीटर और इसकी रिटेल प्राइस कितनी है? इसकी रिटेल प्राइस है 1364। अच्छा, सप्लाई किसको किया हमने? सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को। तो टाइल्स एक थर्ड शेड्यूल आइटम है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है। इसकी वैल्यू सप्लाई जाएगी 625 मल्टीप्लाई बाय 1364, 8,52,500। इस पे 18% से सेल्स टैक्स। अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन चूंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है तो इस पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा।
जो हमने फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन का एक एसआरओ कवर किया था, एसआरओ 648, इसके एक्सेप्शन में था कि थर्ड शेड्यूल आइटम के केस में फर्दर टैक्स चार्ज, थर्ड शेड्यूल आइटम के केस में फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स बीइंग थर्ड शेड्यूल आइटम। थर्ड शेड्यूल आइटम अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई किया जाए तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर हमारे पास एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स वर्थ 5 लाख वर परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ वैन्स, फॉर डिलीवरी वैन्स। एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स वर्थ 5 लाख वर परचेज फॉर डिलीवरी वैन्स। हमारे पास एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर डिलीवरी वैन्स कितना, 5 लाख, 18% का सेल्स टैक्स। लेकिन हमने टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का सेशन कवर किया था, सेशन 8, और टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड के सेशन में ये था कि व्हीकल और व्हीकल के जो हमारे पास पार्ट्स वगैरह होते हैं इसकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट हमें अलाउ नहीं होती। तो लिख देता हूं इनपुट टैक्स नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 8। अच्छा ये बताया नहीं है, ये बताया नहीं है कि हमने टायर परचेज किससे किया है, ये बताया नहीं है कि हमने टायर परचेज किससे किए हैं। तो मैं लिख देता हूं नो विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स on the assumption that supplier is active taxpayer। इस assumption पे कि supplier active taxpayer हम withholding नहीं कर रहे। फिर हमारे पास company also purchased fiscal electronic cash register and office equipment from a corporate supplier for rupees 735 and 495 respectively। These items were purchased on 30 days credit। तो हमने fiscal electronic cash register एंड ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है। कितने का? फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर 7,35,000, 7,35,000 और 4,95,000, 4,95,000। अब दोनों पे हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा, लेकिन फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का हमें इनपुट अलाउ हो जाएगा, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का हमें इनपुट अलाउ हो जाएगा, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट का इनपुट टैक्स हमें अलाउ नहीं होगा। ऑफिस इक्विपमेंट का इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा, अगेन सेक्शन 8 में मना किया गया है, सेक्शन 8 में ही मना किया गया है। अगर मैं दिखा दूं आपको कि vehicles, part of the vehicle, electric and gas appliance, furniture and furnishings and office equipment, excluding fiscal electronic cash register। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के अलावा जो ऑफिस इक्विपमेंट है इनका में इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का अलाउ जाएगा, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट का इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। और चूंकि अभी हमने 30 डेज के क्रेडिट पे परचेज किया, 30 डेज के क्रेडिट पे परचेज किया तो पेमेंट की नहीं है, पेमेंट की नहीं है तो अभी विदहोल्डिंग अट्रैक्ट नहीं होगी। फिर कहता है कुकिंग ऑयल वॉज परचेज फ्रॉम, सर विदहोल्डिंग के बारे में रिपीट कर रहा हूँ, विदहोल्डिंग उस वक्त अट्रैक्ट होती है जब पेमेंट हो, जब पेमेंट ही नहीं हुई तो विदहोल्डिंग अट्रैक्ट नहीं होगी। कुकिंग ऑयल was purchased from a registered manufacturer in July 24, 2000। Sales tax was collected by the manufacturer। SL sold the cooking oil to distributor from its retail outlet at 750-58। कुकिंग ऑयल थोड़ा सर्च करते हैं सेल्स टैक्स लॉ में, तो ये थर्ड शेड्यूल में तो आ रहा है हाउस होल्ड गैस अप्लायंस इंक्लूडिंग कुकिंग रेंज, कुकिंग रेंज आ रहा है। इसके अलावा ये 6 शेड्यूल ओपन हुआ है, 6 शेड्यूल की एंट्री नंबर 152 कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेड फ्रॉम द, नहीं ये रेलेवेंट नहीं है। और वेजिटेबल एंड कुकिंग ऑयल हमारे पास विदहोल्डिंग की एक्सेप्शन में आ रहा है, विदहोल्डिंग की एक्सेप्शन में आ रहा है, ये विदहोल्डिंग का रेलेवेंट शेड्यूल ओपन हुआ है, मेरे ख्याल है 11 शेड्यूल था शायद ये, यस इसकी एक्सेप्शन में आ रहा है। तो हमने जो कुकिंग ऑयल सप्लाई किया उसमें नॉर्मल सेल्स टैक्स आ जाएगा। कुकिंग ऑयल वाज सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, कुकिंग ऑयल टू डिस्ट्रीब्यूटर कितने का सप्लाई किया हमने? 758,000, 18% और सेल्स टैक्स। फिर कहता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्थ 1.2 million were supplied to large departmental store in Islamabad। SL received the payment in 4 installment with the last payment received on 31st July 2024, 31st July 2024। अब देखो क्या कह रहा है, हमने 12 लाख रुपए का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सप्लाई किया अगस्त के महीने में, क्योंकि जो हमें डेटा दिया वो अगस्त के महीने का दिया है, और ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमने सप्लाई किया है ना ये इंस्टॉलमेंट पे सप्लाई किया है, और इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पिछले महीने रिसीव हो गई थी, इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पिछले महीने रिसीव हो गई थी। तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में किया है, कवर किया है कि टाइम ऑफ सप्लाई इज पेमेंट और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट में सप्लाई किया और इसकी इंस्टॉलमेंट लास्ट महीने ही रिकवर हो गई थी,
तो इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट पे सेल्स टैक्स लग गया होगा, इंस्टॉलमेंट पे सेल्स टैक्स चार्ज हो गया होगा। अब हम सिर्फ डिलीवरी दे रहे हैं, तो चूंकि पेमेंट एडवांस में हो गई, उस पर सेल्स टैक्स लग गया। अब हम सिर्फ डिलीवरी दे रहे हैं, तो इस पर कोई एडिशनल सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन अराइज नहीं होगी, इस पर कोई एडिशनल सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन अराइज नहीं होगी। मैं बता देता हूं, यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट इन जुलाई 2024, यहाँ पे कोई सेल्स इंप्लीकेशन अराइज नहीं होगी। रीजन बीइंग एडवांस पेमेंट would have been charged to sales tax in previous month। चूंकि एडवांस पेमेंट प्रीवियस मंथ में ऑलरेडी चार्ज टू सेल्स टैक्स हो गया होगा, अब हम सिर्फ डिलीवरी दे रहे हैं, तो कोई एडिशनल सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन अराइज नहीं होगी। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 11, एसएल सर्विस डिवीजन provided cold storage facilities worth 3,92,000 to various merchants for storing fruit and vegetable at their storage facility in Lahore। अब ये यूनिक एडजस्टमेंट है। सवाल की पहले पैरा में लिखा था कि हम एज अ मैन्युफैक्चरर कम कमर्शियल इंपोर्टर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है प्रोविंशियल सेल्स अथॉरिटीज के पास। और पॉइंट नंबर 11 में लिखा है कि हमने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज की सर्विसेज प्रोवाइड की है। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर एक सप्लाई चेन मेंबर गुड सेल कर रहा है, पंजाब में सेल कर रहा है, सिंध में सेल कर रहा है, केपीके में सेल कर रहा है, बलूचिस्तान में सेल कर रहा है, इस्लामाबाद में सेल कर रहा है, तो जब मेरा बिजनेस गुड सेल करना है ना, तो मैं खुद को एफबीआर से रजिस्टर करूंगा, और जो भी मैंने अपना इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स है वो मेरा एफबीआर की सेल्स टैक्स रिटर्न में आ जाएगा। अगर मैं सिंध में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं खुद को एसआरबी के पास, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास रजिस्टर करूंगा, और जो भी मैंने सिंध में सर्विसेज प्रोवाइड की, उस पर जो मैं सिंध सेल्स टैक्स चार्ज करूंगा, ये मेरे सिंध सेल्स टैक्स के रिटर्न में आएगा। अगर मैं पंजाब में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पंजाब में जो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं पंजाब सेल्स टैक्स चार्ज करूंगा, और जो भी मैंने पंजाब सेल्स टैक्स चार्ज किया, ये मेरे पंजाब सेल्स टैक्स के रिटर्न में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को डिक्लेयर होंगे। तो अगर आप किसी सूबे में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और सूबे का सूबाई टैक्स चार्ज कर रहे हो, तो वो उस प्रोविंस की प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज को पे होगा, एफबीआर को नहीं। एफबीआर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जो कि गुड्स के हवाले से रेलेवेंट है, इस्लामाबाद की सर्विसेज के हवाले से रेलेवेंट है। लेकिन अगर आपने सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब में सर्विसेज प्रोवाइड की और उनके ऊपर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स चार्ज किया, तो ये आपके प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न में आएंगे, ये आपके फेडरल सेल्स टैक्स रिटर्न में नहीं आएंगे। मैं लिख देता हूं ये बात भी, कोल्ड स्टोरेज facilities in Lahore would be subject to Punjab sales tax and declared in Punjab sales tax return not in federal sales tax return। अगर मैं पंजाब में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसमें मैं पंजाब सेल्स टैक्स चार्ज करूंगा, जो पंजाब सेल्स टैक्स के पीएसटी के सेल्स टैक्स रिटर्न में आएगी। फेडरल सेल्स टैक्स रिटर्न में सर्विसेज का आउटपुट टैक्स आपका डिक्लेयर नहीं हो रहा होगा। तो मेरा ख्याल हमने सारी एडजस्टमेंट्स देख ली हैं। ये हमारे पास इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया, ये हमारे पास एक मैंने कैलकुलेशन कर दी है, ये 486,000 है, तो ये हमारे पास 407,205 का इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया। ये हमारे पास आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया, जो हमने फेडरल सेल्स टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है, 533,790। ठीक है। इसके बाद अगर हम अपनी सप्लाईज को देखें, तो ज्यादातर सप्लाईज तो हमारी सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, सिवाय एक पेंट के। पेंट हमारा सब्जेक्ट टू जीरो रेट था, और पेंट की हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट टैक्स भी था। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट टैक्स से हम लेस कर देंगे इनपुट टैक्स रिफंडेबल, और इसकी मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर लेता हूँ। देखो, आपने पेंट की परचेज पे 187,425 का इनपुट टैक्स पे किया है, तो कॉमन इनपुट टैक्स कितना है? 187,425। अब आपने पेंट से 3 तरह की सप्लाईज की हैं, पेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर टैक्सेबल, पेंट टू होलसेलर टैक्सेबल, और पेंट टू ईपीसी जीरो रेटेड। तो मल्टीप्लाई बाय 187,500 डिवाइडेड बाय इन तीनों सप्लाईज का टोटल, तो 452,000, 345,000,
और 187,500। मैं रिपीट करता हूँ, इस सवाल में सिर्फ एक जीरो रेट सप्लाईज थी जो हमने पेंट सप्लाई किया था ईपीजी में। तो पेंट की हमारे पास 3 तरह की सप्लाईज थी और पेंट का हमारे पास एक कॉमन इनपुट टैक्स था। पेंट का हमारे पास एक कॉमन इनपुट टैक्स था। मैंने 187,500 187,425 187,400 के कॉमन इनपुट टैक्स को सिर्फ जीरो रेट सप्लाईज में अपोर्शन किया और कॉमन ये 3 सप्लाईज थी। तो मैंने पूरी टेबल वेबल नहीं बनाया, यहीं पे फॉर्मूला लिख दिया। कैसे? 187,425 मल्टीप्लाई बाय 187,500 डिवाइडेड बाय 4,52,000, 3,45,000 और 187,500, इन तीनों सप्लाईज का टोटल। तो ये हमारे पास आ गया 35,695 और हमारे पास एडमिसिबल इनपुट टैक्स आ जाएगा 371,510 371,510। सेल्स टैक्स लायबिलिटी के लिए हमारे पास आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 90% वाली लिमिट के लिए कुछ एक्सेप्शंस थी, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, लेकिन ये टोटल टैक्सेबल सप्लाईज के 50% से ज्यादा नहीं है। वैल्यू एडिशन टैक्स वाली इंपोर्ट है, लेकिन ये टोटल टैक्सेबल परचेजेस के 50% से ज्यादा नहीं है। थर्ड शेड्यूल आइटम में हमारे पास टाइल्स है, लेकिन थर्ड शेड्यूल आइटम की सेल्स टोटल टैक्सेबल सप्लाईज के 80% से ज्यादा नहीं है। तो 8B 90% वाले रूल की कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, यानी कि 8B अप्लाई होगा। तो आउटपुट टैक्स का 90% लिया, एक्चुअल इनपुट टैक्स लेंगे दैट इज 371 और इसमें से प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स का इनपुट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सवाल में एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर था, तो मैंने एडमिसिबल इनपुट टैक्स में से फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का इनपुट टैक्स माइनस कर दिया। इन दोनों का लोअर ले लेंगे, तो लोअर एक्चुअल इनपुट टैक्स आया। एक्चुअल इनपुट के बाद फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का इनपुट सेपरेटली माइनस करेंगे 130 to 300, तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। अब चूंकि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें फर्दर टैक्स ऐड किया जाता, लेकिन हमने सिर्फ एक ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया था, वो भी थर्ड शेड्यूल आइटम था, तो कोई फर्दर टैक्स नहीं है। तो चूंकि फर्दर टैक्स नहीं है, तो ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन गया, ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास विदहोल्डिंग की 2 ट्रांजेक्शन थी, जो हमने रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और पैकिंग मटेरियल बाय किया था, इस पे हमने विदहोल्डिंग करनी थी, तो विदहोल्डिंग कितनी होगी? जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय किया 3650, तो 3650 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, और जो हमने नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से बाय किया 2350,000 2350,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, तो हमारे पास 1,54,661 और 99,566 से विदहोल्डिंग अमाउंट आ गया। और ये हमारे पास टोटल लायबिलिटी, टोटल पेपर अंडर दी सेल्स टैक्स एक्ट आ जाएगा 4,16,518 4,16,518। जो हमने रिफंडेबल के लिए इनपुट टैक्स अलग किया था, इसे प्रेजेंटेशन के लिए शो कर देंगे, दैट इज 35,695। तो हमने लाइन बाय लाइन सारी एडजस्टमेंट को रीड कर देगा, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया, सिर्फ एक रिफंडेबल वाली ट्रांजेक्शन थी, उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स रिफंडेबल कैलकुलेट किया, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, फर्दर टैक्स था ही नहीं यहाँ पे, जो विदहोल्डिंग टैक्सेस थे उनको सेल्स टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया, तो टोटल पेबल अंडर दी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आ गया। और जो भी हमारा इनपुट टैक्स रिफंडेबल था, उसे मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सेपरेटली शो कर दिया। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।